हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है इकोनॉमिक्स का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। इस इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सॉल्व में आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह सबके लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे। तो इस टाइप के कुछ प्रैक्टिस सेट्स मैं आप सभी के लिए जो है अपने चैनल पर लेके आ रहा हूँ। और ये सभी प्रैक्टिस सेट्स जो हैं आप सभी के लिए रिलेवेंट होंगे। आपके जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम आने वाला है, या यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लेके आने वाला है। तो इन तीन एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे हमारी ये प्रैक्टिस सेट सीरीज़। तो आप सभी जो है डेली इस चैनल में बने रहिएगा, आपको इस तरीके के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो हैं मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन है, पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो in the context of the relevant relieved preference theory, the strong axioms of relieved preferences, जिसे आप SARP बोलते हैं, SRAP बोलते हैं, एक रैप होता है आपके पास, है ना। तो इसी तरीके से ये क्या होता है रिलेटिव प्रेफरेंसेस थ्योरी के तौर पर, आप इसमें से किसको इम्प्लाई करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास पहला है ट्रांजिविटी ऑफ द प्रेफरेंसेस, दूसरा है कंसिस्टेंसी ऑफ द चॉइस ओनली, द that the consumer is irrational and that the substitution effect is always positive। अगर आपको स्रैप को समझना है तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्सियम्स ऑफ द रिलीव प्रेफरेंसेस, एक तरीके से एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जहां पर आप कंसिस्टेंसी देखते हैं कि अगर कोई कंज्यूमर किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है, लेट्स से दैट इफ द कंज्यूमर्स रिलीव दैट बंडल ए इज प्रेफर, वो बंडल ए को जो है प्रेफर कर रहा है बंडल बी के कंपैरिजन में, एंड बंडल बी इज प्रेफर्ड, एंड बंडल बी को प्रेफर करेगा अगर बंडल सी के कंपैरिजन में, दैट SRAP dictates that the consumer can never choose bundle C when A is available। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो A को वो चूज कर रहा है B के लिए और वो B को चूज कर रहा है A के लिए। इट मीन्स वो C को कभी भी यहाँ पर चूज नहीं करेगा अगर उसके लिए A बंडल अवेलेबल होगा। ठीक है। इन फॉर्म आप ये कह सकते हैं कि A जो है उसकी रिलीव प्रेफरेंसेस है जब B अवेलेबल है, और बी उसके लिए रिलीव प्रेफरेंसेस है जब सी अवेलेबल है। इट मींस यहाँ पर आपको जो है एक तरीके से इफेक्टिवली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर चॉइस कर रहा है अपने जो उसने पहले ए को जो चूज करा है उसको वो हमेशा बैक कर रहा है, उसी के तरफ हमेशा जा रहा है। तो यहाँ पर उसकी प्रेफरेंसेस में ट्रांसिविटी देखने को मिल रही है, ट्रांसिटिविटी। तो बेसिकली इसका आंसर यही होगा, जब भी आपके पास ट्रांसिटिविटी देखने को मिले कि इससे ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है तो ये SARP होता है। वहीं अगर हम कंसिस्टेंसी ऑफ द चॉइसेस की बात करें कि चॉइसेस में कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कि आप कंसिस्टेंटली तो हैं किसी एक चीज को दिखा रहे हैं बट ट्रांजिटिव इन नेचर होगा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो मल्टीपल भी हो सकती है। बट जब आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक्सियूम की बात करते हैं तो वहां पर एक ट्रांसिटिविटी देखने को मिलेगी। कंज्यूमर इज इरेशनल, इरेशनल है। ठीक है। ये तो बिल्कुल ही एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि कंज्यूमर रेशनल है तो शायद ठीक होता, इरेशनल वर्ड तो गलत हो जाएगा। एंड द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है तो फ्रैक्शनली अगर आप फैक्चुअली इस चीज को देखें तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि एक इनकरेक्ट इकोनॉमिक थ्योरी है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपको पता होगा ये हमेशा जो है वो आपको नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है। ज्यादातर ये नेगेटिव होता है, नॉन पॉजिटिव होता है। ठीक है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑलवेज वर्ड जो लिखा है ये स्टेटमेंट इसको गलत कर देता है। ठीक है। होपफुली आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एडिंग अ प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, कि एडिंग अ प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप एडिंग अ प्रॉब्लम को यहां पर देखते हैं तो बेसिकली एडिंग अ प्रॉब्लम इन द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको सॉल्व करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, और ये याद रखना यहाँ पर कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिखा हुआ है तो यहाँ पर इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं है। ठीक है। क्लियर। तो ये यहाँ पर गलत है, ये हटा देना आप। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है आपके पास। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, तो एडिंग अ प्रॉब्लम बेसिकली आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम जो है एक यूलर्स थ्योरम से आई है।
यूलर्स थ्योरम, ठीक है, यूलर्स थ्योरम से आई हुई है। और आप इसको प्रोडक्शन एक्सॉर्प्शन थ्योरम भी बोलते हैं, प्रोडक्ट एक्सॉर्प्शन थ्योरम, थ्योरम, ठीक है, इसको हम प्रोडक्शन एक्सॉर्प्शन थ्योरम भी बोलते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि हर एक फैक्टर प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड आपके पास कैपिटल है, उसको आप जब भी लेबर या फिर आपके पास कोई भी कैपिटल है, आप उनको जो पे आउट करते हैं, उनको जो पे करते हैं, वो करते हैं अकॉर्डिंग टू द उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको जो है पे आउट किया जाता है, उनका सैलरी वेजेस वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये बताता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये कहता है कि अगर आप इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देते हैं तो यहाँ पर कोई सरप्लस नहीं बचता है आपके पास, नो सरप्लस विल बी रिमेन, कोई सरप्लस रिमेन नहीं रहता, ठीक है, कोई सरप्लस या कोई डेफिशिएट नहीं होता। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो लीनियर अगर है हमारे पास कोई भी चीज़, तो जैसे यहाँ पर आपके ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, होमोजीनस ऑप्शन में है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, और अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, ये भी आईआरएस को ही दिखाता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। तो अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे तो हमारे पास यूलर्स थ्योरम में जब भी आप इलास्टिसिटी वगैरह निकालते हैं, ठीक है, और इसमें निकालेंगे तो आपके पास हमेशा एक लीनियर होमोजेनिटी देखने को मिलेगी। लीनियर होमोजेनिटी देखने का मतलब क्या है कि आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पर लिया क्यू फंक्शन लिया, क्यू इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, और फिर मैंने इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो लेबर और डेल्टा क्यू, डेल क्यू, डेल क्यू अपॉन डेल एल प्लस के, डेल क्यू बाय डेल के, ठीक है। तो मैंने अलग अलग रिस्पेक्ट्स में करा है, तो यहाँ से मैंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को निकाला है। तो वो हमेशा, जैसे अब यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एल इंटू एम पी एल प्लस के इंटू एम पी के, ये हमेशा इक्वल होगा आपके आउटपुट के, यानी कि बराबर होगा। मतलब अगर मैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वही नंबर आपको देगा। इट मींस ये एक लीनियरली होमोजीनस फंक्शन होगा क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, तो एडिंग अप प्रॉब्लम इस चीज को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपका बेसिकली कुर्नॉट मोनोपोली के ऊपर है। और आप सभी को पता होगा कि कुर्नॉट डुओपोली मॉडल में हम प्रोडक्शन वगैरह को देखते हैं कि वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के बारे में बात होती है, प्राइस से रिलेटेड यहाँ पर वॉर नहीं होती। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि द इक्विलिब्रियम प्राइस कब होगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कब होगा, जब हायर देन द मोनोपोली प्राइस से हो आप, नहीं, मोनो कॉम्पिटिटिव प्राइस लोअर होगा कुर्नॉट में, या लोअर देन द मोनोपोली प्राइस बट द हायर देन द कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो जब भी डुओपोली मॉडल में आप इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने जाएंगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा लोअर देन होता है मोनोपोली प्राइस से, बट हायर देन होगा कॉम्पिटिटिव प्राइस से, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से ये अबव प्राइस चार्ज करते हैं, बट मोनोपोली प्राइस से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाते, क्योंकि डुओपोली है। तो जब डुओपोली है तो पूरा प्राइस कंट्रोल इनके पास नहीं होता, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बता रहा है द स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि यहाँ पर हर एक पर्सन स्नो बनना चाहता है, मतलब वो एक ऐसा गुड खरीदना चाहता है जो कि किसी दूसरे अदर पर्सन के पास ना हो, ठीक है। तो उसको आप स्नोब इफेक्ट करते हैं। स्नोब इफेक्ट इन द कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू द मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व को वो कैसा कर देगा। अब अगर कोई पर्सन है वो ये चाहता है कि कोई भी गुड है वो गुड्स केवल मेरे पास ही हो और कोई पर्सन इस गुड्स को ना खरीदे, तो इस केस में उस गुड्स के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हायर होंगे और उसकी डिमांड लेस ही रहेगी, उसकी डिमांड लेस ही रहेगी। इट मींस डिमांड में उतना बड़ा चेंज नहीं आएगा अगर आप अलग रखना चाहते हैं। तो ऐसे गुड्स की डिमांड इलास्टिसिटी अगर आप देखें
तो मोर इलास्टिक तो नहीं होती इंडिविजुअल डिमांड कर्व, लेस इलास्टिक होगी या आप कह सकते हैं इन इलास्टिक होगी। तो मुझे इन इलास्टिक यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो परफेक्टली इन इलास्टिक तो नहीं होती, इन इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी, तो मैं लेस इन इलास्टिक की तरफ यहाँ पर जाना चाहूंगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और आप सभी को अभी तक क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि क्वेश्चंस का लेवल सही है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत इजी करवा रहा हूं मैं आप सभी को, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, इजी भी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आपकी तैयारी बेटर रहेगी। अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन किंग डिमांड कर्व के ऊपर है। किंग डिमांड कर्व थ्योरी जो स्वीजी मॉडल है आप सभी को पता होगा, प्राइमरली एक्सप्लेन्स, ये क्या एक्सप्लेन करता है, तो आपको पता है कि किंग कब आता है, किंग डिमांड में आपने जब डिमांड कब बनाया तो ये किंग आता है यहाँ पर इस तरीके से, ये प्राइस रिजिड होने की वजह से आता है, प्राइस रिजिडिटी होने की वजह से आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्वीजी मॉडल है वो प्राइमरली फोकस करता है, क्योंकि प्राइमरली फोकस के ऊपर लिखा हुआ है तो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन नहीं करता, ये प्राइस रिजिडिटी के ऊपर दिखाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी नहीं है और कल्यूजन बिटवीन फर्म्स भी नहीं है, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अब आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप यहाँ पर देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास कौन कौन से ये क्वेश्चंस अगर हम देखें, ठीक है। तो सबसे पहले 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउट ऑफ द ट्रांजिटरी इनकम में आपके पास एमपीसी कैसा होता है। एमपीसी की बात करें, ट्रांजिटरी इनकम मतलब आप जो है एक तरीके से ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए कितना चीजें देख रहे हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो ये आर्ग्यू करता है कि ये आपके पास क्लोज टू जीरो होना चाहिए, क्लोज टू जीरो इसका जो है वो आंसर होगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, द लूकस क्रिटिक आर्ग्यू, लूकस की थ्योरी, लूकस क्रिटिक वो किसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं, क्या ऑप्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स शुड बी बेस्ड ऑन द माइक्रो फाउंडेशन एंड रेशनल एक्सपेक्टेशन। आपको रेशनल एक्सपेक्टेशंस वगैरह यहाँ पर थी लूकस क्रिटिक में, तो ये हो सकता है, बाकी ऑप्शन और देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑलवेज इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन, मॉनेटरी पॉलिसी ऑलवेज वर्ड आ गया बच्चे, ऑलवेज कभी भी नहीं होता, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि लॉन्ग रन में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव ही हो, ठीक है। फिलिप्स कर्व इज ऑलवेज वर्टिकल, ऐसा भी नहीं है, ऑलवेज वर्टिकल नहीं होता, ठीक है। आपने देखा भी है कि कर्व जो है इस तरीके से भी डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बनता है। गवर्नमेंट शुड यूज्ड डिस्क्रिशनरी पॉलिसी, लुकस क्रिटिक में डिस्क्रिशनरी पॉलिसी नहीं, तो हमें ए सबसे सूटेबल ऑप्शन लग रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। In the ISLM model, the LM curve is vertical. अगर ISLM मॉडल में आपके पास LM कर्व वर्टिकल है, देन क्या होगा, वर्टिकल है तो आपके पास हमेशा अगर आप AD को बढ़ाएंगे भी, AD आपके पास है, AD अगर आपके पास बढ़ेगा भी तो आप देख सकते हैं ये आपके आउटपुट को नहीं बढ़ाएगा, इट मीन्स ये आपके रियल आउटपुट को इंक्रीज नहीं करेगा, रियल आउटपुट जो है वो बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, बिकॉज आपका LM कर्व जो है वो फिक्स है, वर्टिकल है, और अगर आप AD को बढ़ाते भी हैं, आप फिस्कल पॉलिसी लगाते हैं और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाती है, कंजम्पशन वगैरह बढ़ते हैं, AD बढ़ता है, तो AD बढ़ने से रियल आउटपुट नहीं बढ़ेगा, तो ये एक तरीके से इनइफेक्टिव पॉलिसी होगी। तो इफेक्टिव वर्ड जहां जहां है वो सब हटा दो, ये भी ये हो सकता है, ये हटा दो, ये देखो। अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की बात की गई है, तो LM मॉनेटरी है, तो LM तो नहीं चेंज होगा, ये तो नहीं है, मॉनेटरी फिनोमेना नहीं है। अब तो AD को देख रहे हैं, AD तो फिस्कल फिनोमेना से आपके पास आ जाएगा, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फिस्कल पॉलिसीज कंप्लीटली इनइफेक्टिव, फुली क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, जितना भी AD बढ़ जाएगा, यहाँ पर जितना भी ये AD बढ़ रहा होगा, देखिए मैं इसको अलग से डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ, ये LM कर्व होगा, ठीक है, ये आपके पास AD कर्व अगर बढ़ रहा है, AD से AD1, तो ये इतना जाना चाहिए था, मतलब आउटपुट Y से ये इतना बढ़ना चाहिए था Y1 तक, बट नहीं बढ़ रहा है, ये इतना ही रह रहा है यहाँ पर, तो ये सारा का सारा आपका क्राउंडिंग आउट इफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। हाई पावर्ड मनी ब्रैकेट रिजर्व मनी कंसिस्ट, हाई पावर्ड मनी आप किसको कहते हैं? तो हाई पावर्ड मनी मींस कि आपके पास M1 मेजरमेंट जो है वो हाई पावर्ड मनी होता है, और M1 मेजरमेंट में आपके पास करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, कैश रिजर्व्स वगैरह आ जाते हैं, कैश रिजर्व्स वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर भी, है ना, कैश रिजर्व्स और अदर डिपॉजिट्स। तो अगर करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स को देखें तो ये तो आपके पास लिक्विड मनी होती है, हाईली लिक्विडेबल होते हैं। और करेंसी विद पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स, ठीक है, एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो सी प्लस टी डी प्लस ओ डी वाला मॉडल आपका M1 मेजरमेंट में आता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, इन द सोलो ग्रोथ मॉडल द स्टडी स्टेट इज रीच्ड व्हेन। स्टडी स्टेट कब रीच होता था, कब होता था? जब इन्वेस्टमेंट इक्वल होते थे आपके डेप्रिसिएशन के, जहां पर S इज अ फंक्शन ऑफ K इज इक्वल्स टू डेल्टा K, ठीक है, ये वाला फंक्शन, ये यहाँ पर स्टडी स्टेट आपको देखने को मिलता था। तो ये ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th क्वेश्चन, सॉरी 11th, यहाँ से मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं। तो मनी एंड बैंकिंग में द लिक्विडिटी ट्रैप अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर मनी इज। लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है? देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा, यहाँ पर आप डिमांड फॉर मनी को दिखाते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स और डिमांड, इस तरीके से आपके पास कर्व चलता है। तो आप जब रेट्स को फॉल करने की सोचते हैं कि रेट्स कम होंगे, कम इसलिए होंगे क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बेसिकली आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में बॉन्ड्स के प्राइसेस बहुत कम होंगे। तो करते करते रेट्स फॉल होते हैं, तो रेट जो है इतने फॉल हो जाते हैं कि इसके बाद अब रेट अगर फॉल होते भी हैं तो भी आप डिमांड बेसिकली कम नहीं करेंगे, डिमांड कंटिन्यूसली आप बढ़ाते चले जाएंगे और ये एक इन्फिनिटी लेवल पर चला जाएगा, ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? परफेक्टली, सॉरी इनइलास्टिक बोल रहा हूँ, परफेक्टली इलास्टिक बन जाएगा, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, इन्फिनिटी डिमांड जहां पर होती है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक वाला रीजन लिक्विडिटी ट्रैप वाला रीजन होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डिमांड हो जाएगी परफेक्टली इलास्टिक, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 12th क्वेश्चन, द बेसल नॉर्म 3 प्राइमरली फोकस ऑन। बेसल नॉर्म्स आपने अगर पढ़े हों तो बेसल नॉर्म्स बेसिकली 1 2 3 होते हैं। ये तीसरा वाला जो है किस पर फोकस करता है? तीसरा वाला हमेशा फोकस करता है कैपिटल एडुकेसी, स्ट्रेस टेस्ट एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर। तो ये आपको तो याद करना पड़ेगा, इसका आंसर बी है, ठीक है। 13 क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। आरबीआई जो है मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना चाहती है, तो वो किन चीजों का यूज करके ऐसा कर सकती है? तो क्या वो रिवर्स रेपो रेट यूज करेगी, रेपो रेट यूज करेगी, बैंक रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज? तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर इनके आगे इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? एक वो रेट जिस रेट पर आरबीआई बेसिकली जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सभी के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, या आप एक तरीके से कह सकते हैं उनकी लिक्विडिटी को अपने पास एज अ डिपॉजिट रखती है। तो ये तो वही हो जाएगा, ये आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट का यूज किया जाता है एक्सेस लिक्विडिटी को खत्म करने के लिए मार्केट से। तो इसका आंसर ए आपके पास होगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, फिशर इफेक्ट किससे रिलेटेड है? फिशर इफेक्ट आपका रिलेट करता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन रेट से। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, फिशर इफेक्ट आपने अगर पढ़ा हो तो, ठीक है। 15th क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो एक बार में आप आंसर दे सकते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब क्या है कि आप चीज़ों को जो है मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ईज कर रहे हैं या इतना आसान बना रहे हैं जिससे लिक्विडिटी बढ़ सके। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है, एक कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है जहां पर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक तरीके से लिक्विडिटी को ख़त्म करते हैं, मॉनेटरी मनी सप्लाई को बहुत कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, ऐसा नहीं है। आप अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं जहां पर आप चीज़ों को जो है ईज करेंगे। तो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग मीन्स अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी होगा।
16 क्वेश्चन आपके पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस अगर आपने पढ़ी हो तो ये किससे रिलेटेड है? ये ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, ठीक है। स्टेप्स बाय स्टेप लाइक मैनर, हाँ ये इसी से रिलेटेड है। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरी है, ना ही टैक्स बर्डन की, ना ऑप्टिमल टैक्स की, ना मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो एक अपने आप में ही अलग थ्योरी है, ठीक है। तो पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरी है, तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। पिगोवियन टैक्स इज डिजाइन फॉर, पिगोवियन टैक्स किस लिए डिजाइन किया गया है? तो पिगोवियन टैक्स इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू फॉर द लग्जरी गुड्स, नहीं। करेक्ट द मार्केट आउटकम्स फॉर द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज से मार्केट के जो आउटकम्स हैं उनको ठीक करने के लिए आपके पास पिगोवियन टैक्स लगाया जाता है। मीन्स जो प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी को हार्म कर रहे हैं उनके ऊपर जो है आप टैक्स लगाते हैं जिससे मार्केट आउटकम्स या मार्केट कंडीशंस ठीक हो सकें। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन है आपके पास। डेट टू जीडीपी रेशियो इज मेजर्ड ऑफ डेट टू जीडीपी, कि जीडीपी का कितना जो है आपके पास डेट है, आप इसको मेजर करते हैं किसके लिए? सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पब्लिक डेट, कि पब्लिक के ऊपर ज़्यादा डेट ना रहे। इसलिए मतलब हमारी जीडीपी का डेट इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन उस डेट के बोझ से दब जाए, उसको ऊपर डेट आप छोड़ कर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पब्लिक डेट के लिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 19 क्वेश्चन। द अकॉर्डिंग टू द 15th फाइनेंस कमीशन द वर्टिकल डिवेल्युएशन ऑफ द स्टेट, वर्टिकल डिवेल्युएशन क्या होगा? आपने फाइनेंस कमीशन अगर पढ़े हो 14 और 15 फाइनेंस कमीशन, 14th और 15th फाइनेंस कमीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। तो वर्टिकल डिवेल्यूशन कितना होता है स्टेट्स के लिए जो सेंट्रल टैक्स में से आता है, भागीदारी में से, ठीक है। तो वो आपके पास 41% डिसाइड हुआ था आपका 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बेसिकली रिड्यूस हुआ है, पहले 42% था। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया आफ्टर जीएसटी, जीएसटी के बाद अब वो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो वो आपके पास क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है बेसिकली, नॉट पूछा है तो ये तो है। बेसिक कस्टम ड्यूटी है। कॉरपोरेशन टैक्स, अब कॉरपोरेशन टैक्स एक तरीके से एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन लियोन्टिव पैराडॉक्स में है, फाउंड दैट यूएसए डेस्पिट्स बीइंग कैपिटल अबंडेंट एक्सपोर्टेड। देखिए लियोन्टिव पैराडॉक्स क्या बोलता है? लियोन्टिव पैराडॉक्स ये बोलता है कि अगर कोई कंट्री लेबर अबंडेंट है तो उसको लेबर इंटेंसिव गुड्स को ही क्या करना चाहिए? लेबर इंटेंसिव गुड्स को ही एक्सपोर्ट करना चाहिए, बट गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए। बट लियोन्टिफ ने एक पैटर्न देखा यूएसए और भी अदर कंट्रीज में कि यूएसए कैपिटल इंटेंसिव है, तो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, तो इसको कैपिटल इंटेंसिव गुड ही क्या करने चाहिए? एक्सपोर्ट करने चाहिए। बट ये एक पैटर्न देखता है कि यूएसए तो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर तो जो एचओ थ्योरी है वो फेल होती है। एचओ थ्योरी इस चीज के ऊपर बिलीव करती थी, तो यहां तो ये गलत होता है, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि अगर ये कैपिटल अबंडेंट है तो इसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ही करने चाहिए थे, बट ये लेबर इंटेंसिव गुड्स को अगर एक्सपोर्ट करता है तो लियोन्टिव पैराडॉक्स को दिखाएगा। तो यही पूछ रहा है कि वो एक्सपोर्ट किसको करेगा? लेबर इंटेंसिव गुड्स को करेगा, तो लियोन्टिव पैराडॉक्स हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22 क्वेश्चन मार्शल लर्नर कंडीशन, आपको पता होगा मार्शल लर्नर कंडीशन, एक्सपोर्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इस तरीके से आप मार्शल लर्नर कंडीशन को देखते हैं। तो मार्शल लर्नर कंडीशन दैट डिवेल्युएशन विल इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट कब इंप्रूव होगा? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको इंप्रूव करना है तो आपके पास दोनों की इलास्टिसिटी
ये इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट इंप्रूव होगा, बट अगर लेस देन 1 है तो आपके पास ये डिक्लाइन करेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सम ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है ऑप्टिमल टैरिफ 23। ऑप्टिमल टैरिफ फॉर द लार्ज कंट्रीज। तो ऑप्टिमल टैरिफ एक टैरिफ की लिमिट है, जिस लिमिट तक आप टैरिफ लगाएंगे, ताकि इतना टैरिफ लगाएं कि बाकी कंट्रीज जो हैं आपसे चीज़ों को खरीदना बंद ना कर दें। बेसिकली आप एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू, नहीं, ये इसके लिए नहीं होता। आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं नेशनल वेलफेयर बाय इंप्रूविंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। अपने टर्म्स ऑफ ट्रेड को भी इंप्रूव करेंगे और नेशनल वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज करेंगे। तो ये इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24, डीकपलिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू। डीकपलिंग का मतलब क्या है? डीकपलिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप इंटरडिपेंडेंसी को, दो कंट्रीज के इंटरडिपेंडेंसीज आपस में खत्म कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब भी दो कंट्रीज जैसे यूएसए और इंडिया आपस में, इंडिया जो है यूएसए पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है मान लेते हैं, तो आप इंडिया की इंटरडिपेंडेंसी खत्म या रिड्यूस करना चाहती हैं यूएसए के ऊपर। इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करने का तो यही तो मतलब है कि कोई कंट्री किसी कंट्री पे ज़्यादा डिपेंड ना रहे, वो मल्टीलेटरल ट्रेड कर सके और अदर कंट्रीज से। तो इसका आंसर हो जाएगा मूविंग फिक्स टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, नहीं, रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू नेशन। बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मिंग द कस्टम यूनियन या एलिमिनेटिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं होंगे। 25, आईएमएफ। आईएमएफ का स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट है। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा भी गया है कि एसडीआर में कौन कौन सी करेंसीज को बास्केट किया है, आईएमएफ ने अपने बास्केट के अंदर रखा है। तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर 5 करेंसीज को बास्केट किया गया है। 5 करेंसीज को, जिसमें सबसे पहली करेंसी यूएसए का यूएस डॉलर, यूरो आता है, ठीक है, येन आता है, पाउंड आता है और रेने मिनबी, ठीक है, रेनमीबी। तो ए इज द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। तो ये 5 करेंसीज से बनाया गया है। अब नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। और 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में क्या रिलेशन होता है जब आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप सभी को पता है कि ना तो मीन बड़ा होगा, ना ही मीडियन बड़ा होगा, ना ही मोड बड़ा होगा। आपस में ये तीनों इक्वल होते हैं। तो मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड आपके पास होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 27 पे चलते हैं। 27 इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है। टाइप 2 एरर इन द हाइपोथेसिस टेक्सटिंग अकर्स व्हेन। कब होता है टाइप 2 एरर? जरा आप कमेंट करके मुझे बताइए। जब आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं, फेल टू रिजेक्ट, आप उसको रिजेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, तो आपके पास टाइप 2 एरर होता है। ये आपके पास टाइप 2 एरर को दिखाता है, ठीक है। वी रिजेक्ट द ट्रू नल हाइपोथेसिस, ये टाइप 1 एरर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, हेट्रोकडास्टिसिटी। हेट्रोकडास्टिसिटी बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपके पास गुड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट्स हैं। डिफरेंशिएशन एक तरीके से देखने को मिल रहा है ग्रुप्स में, एलिमेंट्स के अंदर। इन रेग्रेशन मॉडल मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो ये बेसिकली दिखाएगा एरर टर्म एज अ कोरिलेशन, नहीं, अ वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, हो सकता है। द मल्टी कोलिनियरिटी बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मल्टी कोलिनियरिटी मतलब आपस में जो है दोनों में और भी एलिमेंट्स के साथ इनमें रिलेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी नहीं है इसका। सबसे बेस्ट आंसर आप इसका बी लगा सकते हैं, द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पर एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये डिफरेंशिएट होती हैं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके वजह से। गिनी कॉफिशिएंट क्या मेजर करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है, ठीक है। आप इनकम इनइक्वालिटी को देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, कोरिलेशन कॉफिशिएंट आर इज -1। -1 क्या दिखाता है? -1, अब देखिए, जब भी आर की वैल्यू 1 आती है तो आप इसको परफेक्टली परफेक्टली कोरिलेशन बोलते हैं।
और अगर ये पॉजिटिव है तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर यही आर की वैल्यू आपके पास -1 है तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो आर की वैल्यू -1 पूछा है तो परफेक्टली नेगेटिव रिलेशनशिप शो करेगा वेरिएबल्स के बीच में। 31 क्वेश्चन, यहाँ से इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे और कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। 31 क्वेश्चन, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इंडियाज जीवीए? इंडिया के ग्रॉस वैल्यू एडेड में सबसे ज्यादा अभी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो आप सभी सोच रहे होंगे इसका आंसर एग्रीकल्चर है। नहीं बच्चे, एग्रीकल्चर तो कर रहा था पहले, अभी आपके पास सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अराउंड 56%, और एग्रीकल्चर अराउंड 46 टू 44 के आसपास करता है। तो सबसे ज्यादा आपका सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है। 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में कहा गया है। आपको पता है ये टर्म कॉइन की थी राजकृष्णा ने। ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। तो ये एक तरीके से एक लोएस्ट ग्रोथ रेट थी। इकोनॉमी हमारी इंडिया जो है एक लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में फंस चुका था और उससे ज़्यादा हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं अचीव कर पा रहे थे। तो उस वक्त राजकृष्णा ने इन्होंने जो है एक टर्म्स को कॉइन किया था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है ये। और ये आपके पास कितनी थी? ये आपके पास 3.5% था, अराउंड 1950s टू 1980s। हम इन 30 सालों में इसी ग्रोथ रेट के अराउंड जो है फंस चुके थे। तो इसको ही हम बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये भी, अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। 33, तो पीएम किसान स्कीम्स प्रोवाइड अ पर ईयर इनकम सपोर्ट। पीएम किसान कितना पर ईयर जो है सपोर्ट करता है? तो आप सभी को पता है हर साल जो है वो आपको हर साल के हिसाब से 6,000 दो हजार की किस्तों में ही आपको प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 34 क्या है? 34 स्टैगफ्लेशन के बारे में बता रहा है। तो आप सभी को पता है स्टैगफ्लेशन का मतलब है हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है और आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। तो ग्रोथ रेट जो है बहुत ही लो लेवल पर अगर होता है तो ऐसा आपको तब देखने को मिलेगा। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है 35। तो 35 क्वेश्चन FRBM एक्ट के ऊपर है। ठीक है। ये आपका FRBM एक्ट जो है 2003 का। तो ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करता है? ये जो है रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं, ये फिजिकल डिसिप्लिन बनाने के ऊपर फोकस करता है और ये बात करता है कि आपको अपने फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना है। जितना कम से कम अपना आप फिजिकल डेफिसिट रख सकें उस फिजिकल डेफिसिट को आप उतना रखेंगे, उसके रेंज में विद इन रखेंगे। आई थिंक 3.5% के आसपास जो है उसके बारे में बात करता है कि 3.5% या 3.4% के आसपास जो है आपको इससे ज़्यादा जो है आपका नहीं होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट। एक बार मैं 2003 वाले को चेक करके आपको बता देता हूँ, अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसके बारे में। नहीं, इसके बारे में अभी तो कोई इंफॉर्मेशन, लेकिन ये फिजिकल डेफिशिएंसी इसके बारे में बात करता है। अभी आप लिख लीजिए 3.5% टू 4% के आसपास, मैं अभी चेक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपके पास। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 36 क्वेश्चन, विच फाइनेंशियल प्लान इन इंडिया फोकस ऑन गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ प्रोग्राम किस 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया था? तो ये 5th 5 ईयर प्लान आपका था। 5th 5 ईयर प्लान में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ नीति आयोग फॉलोज विच अप्रोच। कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है नीति आयोग कॉन्सेप्ट? तो नीति आयोग कॉन्सेप्ट आपका हमेशा जो है वो बॉटम अप, नीचे से ऊपर के एक उस अप्रोच को जो है फॉलो करता है कि जो भी चीजें हैं नीचे से, जो भी दिक्कतें यहाँ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमें पता चलना चाहिए और उसको हम ऊपर तक, आपके मैनेजमेंट जो ऊपर बैठे हैं उनको पता चलेगा, उसके हिसाब से हम चीजों को ठीक करते हुए चलेंगे। तो बॉटम टू अप एक कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। कौन ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं कौन सा इंडेक्स कौन करता है, तो ये आपको याद रखना है।
तो ये कंसर्न है रिलीज बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है, वेल्थ हंगर लाइफ करके एक इंडेक्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू करती है। तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर ही बना दूंगा कि कौन सा इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इशू करती है, ठीक है। चलिए, तो द बेस ईयर ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया इज करेंटली, तो करंटली हमारा बेस ईयर कौन सा है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। तो अभी भी अगर आप देखें तो बेस ईयर में अगर पुराने, ये क्वेश्चन वैसे अगर पुराने के हिसाब से है तो 2011-12 इसका आंसर है। बट अगर आप अभी देखें 2017-18 को भी बेस ईयर बनाया गया, अभी 2022 और 23 को करंटली में बेस ईयर बनाया गया है हमारा, लेकिन जीडीपी को कैलकुलेट करने वाला बेस ईयर 2011-12 ही है, ठीक है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन है आपके पास, विच कमेटी रिकमेंडेड दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत में कौन सी कमेटी जिम्मेदार है। तो विजय केलकर कमेटी, ये जो है वो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में रिस्पॉन्सिबल कमेटी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सारे टॉपिक से अलग अलग मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर, ट्रिफिन डायलेमा इज रिलेटेड टू, ट्रिफिन डायलेमा क्या है। तो ट्रिफिन डायलेमा बेसिकली एक कन्फ्लिक्ट है बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिजर्व करेंसीज, रिजर्व करेंसीज के बीच में जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बीच में कन्फ्लिक्ट्स को शो करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 42 क्वेश्चन, अ गिफिन गुड इज अ स्पेशल केस ऑफ एन इंफीरियर गुड, क्यों है, ठीक है। तो इफ आपको पता होना चाहिए कि गिफिन गुड्स एक स्पेशल केस है इंफीरियर गुड्स का, सारे इंफीरियर गुड्स गिफिन गुड्स नहीं होते, बट सारे गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स होंगे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है जब सब्सिट्यूशन इफेक्ट से, तो अ गिफिन गुड्स इज अ स्पेशल केस ऑफ इंफीरियर गुड्स बनता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 43 क्वेश्चन, एफिशिएंसी वेज थ्योरी सजेस्ट, एफिशिएंसी वेज थ्योरी क्या बताती है। तो एफिशिएंसी वेज थ्योरी आप ये बताएगी कि आप किसी भी वर्कर को उसकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उतना वेज दें जितनी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई लेबर है, तो कोई लेबर को अगर आप एक इंसेंटिव देते हैं उसकी वेजेस के फॉर्म में, आप उसको वेजेस बढ़ाकर देंगे तो शायद वो बहुत अच्छे से काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट आप ये कहेंगे कि इसका आंसर देख सकते हैं, वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, होना चाहिए, ये ठीक है। बट फर्म्स पे हायर वेजेस टू इंक्रीज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस टर्नओवर, टर्नओवर को कम करने के लिए फर्म्स जो है हायर वेजेस पे करती है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो कि मैंने अभी बात भी करा था, इंसेंटिव प्रोवाइड करती है एक तरीके से। तो आंसर इसका बी हो जाएगा हमारे पास। 44 का आंसर है, इन पब्लिक फाइनेंस क्राउडिंग आउट रेफर्स, क्राउडिंग आउट इफ का मतलब ये होता है कि आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इकोनॉमी में कम हो जाना। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग्स, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट के जब फिस्कल डेफिसिट्स बढ़ जाते हैं तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं, फॉल कर जाती हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस में। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैरिड गुड्स, मैरिड गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। मैरिड गुड्स आपके पास वो सभी गुड्स हैं जो इकोनॉमी के लिए बेनिफिटेबल हैं, ठीक है। लाइक आप पब्लिक गुड भी कह सकते हैं कि एक तरीके से पब्लिक गुड का भी इनके अंदर गुण पाया जाता है, बट ये पब्लिक गुड के साथ साथ आप ये कहेंगे कि इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो डिफेंस तो है पब्लिक गुड, लेकिन बेनिफिट भी होता है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं कहेंगे, स्ट्रीट लाइट कह सकते हैं। बट एजुकेशन एक मैरिड गुड है, अगर आप एजुकेशन को लेते हैं तो आपके लिए, आपको सोशली और इकोनॉमिकली अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, तो ये मैरिड गुड का एग्जाम्पल है। टॉबिन टैक्स क्या है, ठीक है। टॉबिन टैक्स, टॉबिन टैक्स जो है एक तरीका शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसको आप टॉबिन टैक्स बोलते हैं, ठीक है। टॉबिन टैक्स लगाया जाता है शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस पर। मेन्यू कॉस्ट क्या है, मेन्यू कॉस्ट बेसिकली आपके पुरानी इकोनॉमिक्स ऑफ थॉट से रिलेट करती थी, है ना, जहाँ पर आप बोलते थे कि चीज़ों के प्राइसेस किसी भी रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि उनको आपके मेन्यू को पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो ये स्कूल ऑफ थॉट से किससे रिलेट करती है, ये न्यू केंशियन थॉट से रिलेट करती है आपके पास, ठीक है, क्लासिकल से नहीं करेगी, है ना।
नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, हेक्सर रोल इन थ्योरी, एचओ थ्योरी आपकी। तो एचओ थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? तो एचओ थ्योरी बेसिकली फैक्टर एंडोमेंट्स पर फोकस करती है, ठीक है। तो इसका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलिप्स कर्व ट्रेड ऑफ शो करता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के बीच में, कि अगर इन्फ्लेशन कम होगा, अगर आप महंगाई कम करना चाहते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उससे इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये इन दोनों के बीच का ट्रेड ऑफ होता था। इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है आपके पास। 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। 50 क्वेश्चन है हमारे पास लेफार कर्व। लेफार कर्व किस चीज से रिलेट करता है? तो ये बताता है कि गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाए, कितना टैक्स रेट्स तक लगाए, जिससे गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू बढ़ती रहे। मतलब ये एक तरीके से लफार कर्व एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टैक्स की बात करता है, कि आप यहाँ तक टैक्स लगा सकते हैं। अगर आपने इसके बियॉन्ड टैक्स लगाना स्टार्ट करा, तो आपके पास आपकी टैक्स रेवेन्यूज जो हैं वो फॉल करने लग जाएंगी। यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू है, यहाँ पर टैक्स रेट्स हैं। अगर आपने इतना टैक्स रेट लगाया तो ठीक है, ठीक है, बट आप इसके बाद टैक्स रेट्स को बढ़ाएंगे तो आपकी टैक्स रेवेन्यू फॉल करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो 50 का ए आपके पास आंसर हो जाएगा। होपफुली आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो। इसी तरीके से 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज मैं अपने चैनल पर लाते रहूंगा, जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी लेक्चरर हुआ, यूपी जीआईसी लेक्चरर हुआ, या फिर आपका यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस लाते रहूँगा। तो आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। और इस चैनल पर मैं आप सभी को कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स वाली तो वीडियोस भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल और केवल क्वेश्चंस ही सीरीज लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा रहा हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट्स वाली अलग डिफरेंट वीडियोस भी आती हैं, वो मैं आपको उसमें पढ़ाता भी हूँ। उसके बाद क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलते हैं।